नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज कहानी कुर्सी की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र को महासौगात देने के लिए नासिक पहुंचे हुए हैं, महाराष्ट्र में। और यहां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सबसे पहले एक 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। उनके साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी थे, अजीत पवार भी थे, बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां पर थे। और इस रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी राम घाट गए, गोदावरी नदी में पूजा की। गोदावरी नदी की पूजा करने के बाद उसके बाद सीधे वहां से वो काला राम मंदिर गए, जहां प्रभु राम की पूजा की। एक कीर्तन में भी वो शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी आज नासिक में 27वें यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं और इसके बाद वो नौजवानों को संबोधित भी करेंगे और फिर मुंबई चले जाएंगे, जहां वो देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन करने जा रहे हैं। करीब 22 किलोमीटर लंबा ये अटल सेतु है, इसका आज वो उद्घाटन करेंगे। भारत का सबसे लंबा पुल होगा ये। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का जो ये दौरा नासिक का है, जहां भी इस वक्त वो मौजूद हैं, इसका सिग्निफिकेंस समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज एक अपना छोटा सा ऑडियो बयान जो है वो जारी किया यूट्यूब पर, जिसमें उन्होंने बताया कि 22 तारीख का जो कार्यक्रम होने जा रहा है अयोध्या में, उसको लेकर के वो पूरे देश की तरीके से केवल भगवान राम के भाव में ही इस वक्त जी रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो अब से लेकर 22 तारीख तक 11 दिन लंबा एक अनुष्ठान करने जा रहे हैं। हम सब समझते हैं कि हमारे यहाँ पर योग विधि के अंदर तप तपस्या के कुछ विधि नियम वगैरह सब बताए गए हैं और उसी के तहत कुछ नियमों का पालन वो करेंगे। 11 दिन लंबा वो अनुष्ठान होगा। वैसे आपको बता दें कि जो भी लोग प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, खास तौर पर वो यजमान जो पूजा में बैठेंगे, उन लोगों के लिए इन सभी नियमों का पालन करना ये अनिवार्य ही है। लेकिन प्रधानमंत्री वहाँ यजमान के नाते नहीं जा रहे हैं, वो तो एक भक्त के नाते जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने खुद ये अपने तौर पर ये निश्चय किया है कि वो भी ये अनुष्ठान करेंगे। 11 दिन लंबा वो अनुष्ठान होगा। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और आज जहाँ वो मौजूद है नासिक में, पंचवटी में, सब जानते हैं भगवान राम का पंचवटी से क्या रिश्ता रहा है। वहाँ वो रहे, काफ़ी अरसा वहाँ पर वो रहे भी थे। तो वहाँ पर जाकर प्रधानमंत्री का पूजा पाठ करना, कीर्तन में बैठ करके हिस्सा लेना, ये सब कुछ यूं ही तो नहीं है। इस सब की मैसेजिंग जो है वो सीधी बहुत डायरेक्ट है जहाँ भी जा रही है। और इसके अलावा आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत कुछ बताया गया जो नहीं जा रही 22 तारीख के कार्यक्रम में। और सीधे सीधे अब आप ये कह सकते हैं कि वो शंकराचार्यों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। मतलब कम से कम 2 शंकराचार्य ऐसे जिन्होंने ये कहा है कि जो कार्यक्रम वहाँ पर हो रहा है वो उसके तरीके से जो है वो सहमत नहीं है। उनका कहना है कि मंदिर पूरा बना नहीं है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा पहले हो रही है। लेकिन 2 शंकराचार्य ऐसे भी हैं जिन्होंने लिखित तौर पर ये कहा है कि उनको बड़ा हर्ष है, बड़ी खुशी है ये कार्यक्रम होने जा रहा है और उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं जारी किया गया जिसका प्रचार किया जाए कि वो नाखुश है। बहरहाल ये सारी इसके पीछे की पॉलिटिक्स है। लेकिन पहले जो आप प्रधानमंत्री का कार्यक्रम देख रहे हैं, इसके बारे में हम लोग पहले बात करें। पंचवटी में नरेंद्र मोदी 10 दिन 11 दिन लंबा उनका अनुष्ठान जो कि आज से शुरू होगा, उससे पहले हर्षवर्धन जी। देखिए, आज जब सुबह मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ऑडियो सुना तो मुझे लगा कि सचमुच ये विपक्ष के लिए चिंता की बात है कि एक व्यक्ति अगर इतने तरह की रणनीति एक साथ बना लेता है। उसके जीवन का अनुशासन तो कई बार हम लोग चर्चा करते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री के जीवन के इस अनुशासन की इस तरह से मीडिया को चर्चा भी करनी चाहिए। अरे आप लोग तो पीएम के उसी की बात कर रहे हैं कि नवरात्र में सिर्फ वो पानी पर रह जाते हैं, नींबू पानी पर, या उनके जीवन को जो दूसरे अनुशासन है। लेकिन आज एक तो ये पंचवटी, यानी एक तरह से कहें तो जो भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण, उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण कालखंड, जिसको कहते हैं ना कि जब वो अयोध्या से निकल गए और उसके बाद वो कुटिया बनाकर रहे, तो उस स्थान का विशेष महत्व। नासिक अपने आप में कई लिहाज से बहुत विशेष महत्व है। वहां त्र्यंबकेश्वर है, एक तरह से कहें कि जो शिव और राम के लिहाज से कहें। फिर वहीं पर जो वो गए तो काला राम मंदिर में गए। अभी आपने 3 या 4 दिन पहले सुना होगा कि उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि भाई मैं तो कहूंगा कि सब लोग जाइए वहां उस मंदिर में जाकर और पूजा करके चले आइए। इसके बाद महाराष्ट्र वो जगह जहां पर अभी अभी राजनीतिक तौर पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, यानी एक तरह से कहें कि राजनीतिक तौर पर उसके अस्तित्व के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया। आप कह सकते हैं कि तो प्रत्याशित था, भाई राहुल नार्वेकर वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, भाजपा के पक्ष में देते, शिवसेना के पक्ष में देते, लेकिन ओवरऑल इतनी चीजें दिखती हैं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि आज से हम 11 तारीख से 22 तारीख तक विशेष अनुष्ठान पे रहने वाले हैं। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में कहें कि 11, 21, 111 इस तरह का बड़ा महत्व है। हम उसके अनुसार कोई भी व्रत अनुष्ठान रखते हैं तो उसका बड़ा महत्व होता है। और 11 दिन का एक पवित्र भाव माना जाता है, एक विशेष अनुष्ठान के लिए माना जाता है। और 11 दिनों के जो विशेष अनुष्ठान है उसकी शुरुआत पंचवटी से करना, नासिक से करना, यानी अभी इन 11 दिनों में हमें और बहुत कुछ देखने सुनने को मिलने वाला है। उस विशेष अनुष्ठान के बारे में हालांकि उन्होंने बहुत कुछ अभी नहीं बताया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो और चीजें निकल कर आएंगे और तब शायद ये समझ में आएगा जो लोग कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर क्यों रहना चाहिए, उस पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। उसका भी जवाब मिलता है और इसके साथ ये भी जवाब मिलता है कि एक व्यक्ति जिसके अंदर भक्ति भाव सबसे महत्वपूर्ण है। और हम लोग तो ये अक्सर जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वो तो मानते हैं ना कि भाई भक्त के अंदर कितना भक्ति भाव है उससे भगवान तय करते हैं कि उनका कितना प्रिय है। इससे कतई तय नहीं होता वो सिंहासन पर बैठा है, धन संपदा है, बाहुबली है, कितना बड़ा उसका साम्राज्य, इससे कोई मतलब नहीं। वो सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके अंदर भक्ति भाव कितना है। और कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में हर बार बड़ी लकीर खींचते हैं और वो लकीर राजनीति के चश्मे से देखने वाले लोगों को हमेशा परेशान करेगी। शायद वो रहस्य उनको समझ में भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी से पूछिए ना कितना भक्ति भाव दिखता है उनको। अभी आज उन्होंने बताया भी है कि भाई ये जो शंकराचार्य हमारे नाराज हो गए हैं, इसके बावजूद वहां पर एक कार्यक्रम क्यों किया गया, ये तिथि, ये डेट क्यों, 22 जनवरी की डेट कहां से आई? आज कांग्रेस पार्टी ने पूछा कौन से पंचांग से निकाल करके ये डेट जो है बीजेपी ने तय की है। अब ये बीजेपी ने तय की है, किसने तय की है? इस पे आपने कहा तो इस पे मुझे वहां दक्षिण के एक बालाजी टेम्पल के मुख्य पुजारी हैं, रंगराजन जी शायद उनका नाम है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी 1947 को ही हमारा ये जो संविधान है इसके लिए संविधान सभा के लोग जुटे थे और उन्होंने कहा था कि किस तरह से इसको कैसे हम आगे बढ़ेंगे। और वही संविधान था जिसमें भगवान राम के दरबार को उसके प्रमुख, संविधान के प्रमुख पहले पन्ने पर रखा गया और वो आगे जो कहते हैं वो सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि शायद लोग भूल गए कि हमारा मूल क्या है, शायद लोग भूल गए कि हम भगवान राम के देश के लोग हैं। वो 22 जनवरी भी याद दिलाएगी। वैसे पौष शुक्ल द्वादशी का वो दिन है और बेहद पवित्र दिन है। और इसके अलावा भी मैं बताऊं, ये 14 जनवरी से शुरू हो जाएगा माघ का महीना और 14 जनवरी के बाद जितने भी मुहूर्त हैं वो सब अच्छे मुहूर्त होते हैं, क्योंकि यही वो मुहूर्त होता है जब प्रयाग में माघ मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है और देश भर के विद्वान, अलग अलग परंपराओं को मानने वाले लोग वहां बैठकर, जिसको कहते हैं ना कि जितने तरह की हिंदू विधियां, अनुष्ठान, व्रत, नियम, तप, वो सब वहां करते हैं। तो इसलिए तिथि पर तो सवाल उठाना सिर्फ इतना भर है कि राजनीति करने के लिए कुछ नहीं सूझ रहा है तो तिथि पर सवाल उठा। अब देखिए, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 11 दिन का अनुष्ठान करूंगा, अलग अलग जो हमारे बड़े धर्म गुरु हैं उनकी प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, उन्होंने कहा कि देश का सौभाग्य है कि आपको ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो इतने धार्मिक भी हैं, इतने भाव में जीने वाले व्यक्ति हैं। महामंडलेश्वर हैं, जूना अखाड़ा प्रमुख स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, उन्होंने कहा कि साधु संत भी इस बात से प्रेरणा ले रहे हैं और मैं तो आह्वान करूंगा कि जो भी लोग ये 11 दिन का ये अनुष्ठान कर सकते हैं उन सबको करना चाहिए जब 22 तारीख को वहां प्राण प्रतिष्ठा होगी उससे पहले। लेकिन जो बात आपने शुरुआत में कही थी कि विपक्ष के लिए चिंता की बात इसलिए है कि एक व्यक्ति इतनी तैयारी कर रहा है, और आपकी तैयारी क्या है? और दूसरा देखिए, ये जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, जैसे अभी आप बात कर रहे थे मुहूर्त की, तो बहुत सोच समझ के किया गया, ऐसे नहीं किया गया। अगर मैं उसका आपको सिग्निफिकेंस बताऊं तो इसमें अभिजीत मुहूर्त एक जो है वो पड़ता है, उसके बाद मृगशीरा नक्षत्र यहाँ पे पड़ता है, अमृत सिद्धि योगा, सर्वत्र सिद्धि योगा, ये सबके सिग्निफिकेंस है। अगर हम बात करते हैं कि अभिजीत मुहूर्त, उसमें भगवान शिव जो हैं उन्होंने उस वक्त जो है जो त्रिपुरासुर है उसका वध किया था। तो इसी तरह से मैं बहुत सारा कुछ आपको बता सकता हूँ जिसके कारण ये मुहूर्त जो है जो चुना गया, ऐसे ही कोई उठ के नहीं चुन लिया गया जो बात कर रहे हैं कौन से पंचांग से देख के चुना गया। तो बहुत आपको मिल गया वो पंचांग, कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल रहा है। उनको देख लेना चाहिए अच्छे से ना, तो खैर अलग बात है। दूसरा बात आती है, देखिए नासिक वाली अभी आप बात कर रहे थे, बहुत सिग्निफिकेंट है ये। इसका जितना माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है उतना पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इस जगह का है। नासिक वो जगह है जहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर ने जो अनटचेबिलिटी का पूरा अभियान था उनका, वो वहाँ से शुरू किया था। कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन 1950 में यहाँ पे शुरू हुआ था।
उसके बाद अब अगर अभी की राजनीति की बात कर लेंगे तब भी वहां पे सारी पार्टियां जो हैं वो आपको जोर लगाती दिखाई देती हैं। अगर हम विधानसभा की बात कर लें तो वहां एनसीपी के पास 2 सीटें हैं मेरे ख्याल से, और 3 सीटें बीजेपी के पास हैं। अगर हम बात करते हैं लोकल बॉडीज की तो शिवसेना वहां पे अच्छा, बीजेपी खैर सबसे ज्यादा जीती थी, उसके बाद शिवसेना वहां पे जीती हुई है। छगन भुजबल का इलाका है, छगन भुजबल जो है वो एनसीपी में टूटकर अजीत पवार के साथ चले गए थे, तो शरद पवार बहुत जोर लगा रहे हैं वहां पर। तो इस तरह की बहुत सारी, और 2019 में जब महाराष्ट्र का अभियान प्रधानमंत्री ने शुरू किया था नरेंद्र मोदी ने, तो यहीं से जो है शुरू किया था। तो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी उस जगह का बहुत ज़्यादा है। और हम जानते हैं कि नासिक वो इलाका है जहाँ पे जो है प्याज की खेती होती है, और प्याज ने बहुत सारी पार्टियों को आंसू रुलाए हैं। तो बहुत सारा जो है उस जगह का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। और प्रधानमंत्री जब भी कुछ ऐसा करते हैं तो वो सोच समझ के करते हैं कि उसका माइथोलॉजिकल प्रभाव भी है और उसका पॉलिटिकल प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है। जी समीर जी, पंचवटी का चुनाव, देखिए पंचवटी का चुनाव बहुत ध्यान से प्रधानमंत्री ने किया, और मैं कहता हूं कि कितना अध्ययन रहता है, मतलब प्रधानमंत्री मोदी को कितना ध्यान से किसी जगह को सुनते हैं। पंचवटी का जो मतलब रहा है, पंचवटी मतलब वहाँ 5 बरगद के पेड़ थे, और कहा जाता है वहाँ रामकुंड भी बना हुआ है, और ये कहा जाता है कि राम ने वहाँ पर बैठकर तपस्या की थी, और 11 दिन तक वह राम ने वहाँ मौन साधा था और तपस्या की थी पंचवटी के अंदर। तो वहाँ सीता कुंड भी है, राम कुंड भी है, सीता गुफा भी है वहाँ पर, एक बहुत सक्रिय जगह। तो वहाँ 11 दिन तक सीता, राम और लक्ष्मण रहे भी थे वहाँ पर। उन्होंने एक झोपड़ी बनाई थी, तो वो झोपड़ी का अवशेष तो नहीं यहाँ पे, लेकिन एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है वहाँ पर, जिस पर लिखा हुआ है पंचवटी के वहाँ पर कि यहाँ पर राम की झोपड़ी हुआ करती थी और राम ने यहाँ तपस्या की थी। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात को जानते थे, उन्हें इस बात की जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने जब आज घोषणा की वो 11 दिन का अनुष्ठान करने जा रहे हैं, तो उन्होंने वही जगह चुनी जहाँ राम ने अनुष्ठान किया था और 11 दिन की पूजा की थी। भी एक धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। त्र्यंबकेश्वर भी वहाँ पर है, पॉलिटिकली भी एक महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि ये बेसिकली एक शिवसेना का स्ट्रांग होल्ड रहा है यहाँ पर। अभी जो सांसद है वो शिवसेना के हेमंत गोडसे रही, हालांकि वो एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। मनसे का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है यहाँ पर। कॉर्पोरेशन मनसे ने, जो राज ठाकरे ने पहली बार कॉर्पोरेशन में पूर्ण बहुमत लिया था, वो नासिक कॉर्पोरेशन में राज ठाकरे की आई थी यहाँ पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक बड़ा गढ़ है यहाँ पर। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत मजबूत नहीं है अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी देना चाहते हैं, जो 2024 की तैयारी कर 48 सीटों को लेके। तो नासिक उस दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये सब प्रधानमंत्री ने देखा होगा, लेकिन जो राम की तपस्या का जो 11 दिन का स्थान था, प्रधानमंत्री मोदी ने वह जगह चुनी है। मुझे लगता है ये एक बहुत शुभ मुहूर्त है, बहुत शुभ जगह है, और बहुत ही एक जागरूक जगह है जहाँ प्रधानमंत्री मोदी गए। मुझे लग रहा है 11 दिन का जो प्रधानमंत्री मोदी ने अनुष्ठान का कहा है, तो हमें देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री ने 11 दिनों में अलग अलग जाकर राम के जहां मंदिर है और जहां राम ने समय बिताया होगा, मुझे लग रहा है वहां प्रधानमंत्री जाएंगे, और एक नया रूप प्रधानमंत्री मोदी का हमें 22 तारीख को जब अयोध्या जाएंगे तो उसके बारे में जानकारी मिलेगी। अब महाराष्ट्र की तो हम सब जानते हैं कि क्या अहमियत है इस चुनाव में, खासतौर पर जो दोनों तरफ से जो गठबंधन बने हुए हैं उसमें। और आज प्रधानमंत्री को फिर मुंबई भी जाना है, वहां पर जाकर वो अटल सेतु का जो इनॉग्रेशन है वो भी करने जा रहे हैं, जो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल होने जा रहा है। उसकी भी कहानी अगर आप जानेंगे, कब से वो बनना शुरू हुआ था, कब उसका शिलान्यास किया गया था, आज बनकर वो तैयार हो रहा है, बड़ा अद्भुत लगता है। 17 किलोमीटर का है पूरा, मतलब महाराष्ट्र को लेकर बंबई से लेकर नवी मुंबई में आना होगा तो 22 किलोमीटर के करीब का है। अगर महाराष्ट्र से आपको अगर बंबई, मेन बॉम्बे से अगर नहीं मुंबई की तरफ आना पड़ता था, जब नवी मुंबई की तरफ आते हो, वाशी की तरफ जाते हो या पनवेल की तरफ जाते हो, तो 2.5 घंटा लगता था ट्रैफिक, पूरा शहर क्रॉस करना, पूरा शहर क्रॉस करने के लिए 2.5 घंटे का समय लगता था। अब आप समुद्र में से ही कम 16 किलोमीटर समुद्र के ऊपर ही वो ब्रिज जा रहा है। 6 लाइन का ये पूरा ब्रिज बना हुआ है, और 25 से 28 मिनट में आप नवी मुंबई पहुंच जाएंगे। ये इस बीच की विशेषता, जो 2.5 घंटा आपको समय लगता था पहुंचने के लिए, मानखुर्द के एरिया में आपको पहुंचने के लिए 20 से 25 मिनट लगेंगे इस ब्रिज के माध्यम से। तो मुझे लग रहा है पूना जाने वाले लोगों के लिए या नवी मुंबई जाने वाले के लिए, जो IT सेक्टर्स की बड़ी कंपनियां पनवेल के अंदर बनी हुई है, वहां जाने के लिए मुझे लगता है एक बहुत बड़ा वरदान बना है, जो समय बचाएगा। 2.5 घंटे का समय सिर्फ 25 मिनट में पूरा हो जाएगा। यह बहुत जरूरी था, और मुझे लग रहा है बंबई के लोगों के लिए खासतौर से ये एक वरदान है, जिन्हें रोज 2.5 घंटे ट्रैफिक में फंसना बड़ा प्रोजेक्ट था। मेरे ख्याल 16 या 17 में तो काम शुरू हुआ है इस पर। हाँ,
15 में काम शुरू हुआ था, इसके 2015 में काम शुरू हुआ था, लेकिन रिकॉर्ड समय के अंदर 18,000 करोड़ रुपया खर्च करके सरकार ने इसको तैयार कर लिया। ये बताता है कि किस तरीके से समय के अंदर इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जाता है। और नितिन गडकरी इसको बहुत मॉनिटर कर रहे थे पर्सनली, लगातार नितिन गडकरी यहाँ पर दौरा भी करते थे। मुझे लग रहा है ये एक बहुत समय के अंदर प्रोजेक्ट पूरा हुआ है और ये महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, मतलब महाराष्ट्र को जो मिली उपलब्धि मिली एक बहुत बड़ी। आप आज जरा मैसेजिंग देखिए नरेंद्र मोदी की एक दिन के अंदर। सुबह सबसे पहले उन्होंने ये बताया देश को कि मैं भगवान राम के मंदिर में जाने के लिए अपने आप को खुद को तैयार कर रहा हूं आध्यात्मिक तौर पर, मैं 11 दिन का अनुष्ठान करूंगा। फिर वो महाराष्ट्र जाते हैं, वहां पर महाराष्ट्र में उस स्थान पर जाते हैं जो भगवान राम का स्थान माना जाता है, पंचवटी, वहां जाकर के पूजा करते हैं वो। उसके बाद फिर वो आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती भी है, उस मौके पर यूथ फेस्टिवल वहाँ हो रहा है, उसमें वो युवाओं को संबोधित करेंगे। और उसके बाद फिर वो आपको ये एक आज आधुनिक भारत की एक पहचान के तौर पर एक बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं, अटल सेतु का। एक दिन के अंदर इतने कार्यक्रम। इसमें थोड़ा सा एक चूँकि रोचक है वो ये जानना कि पंचवटी जो भगवान राम ने वहाँ अपनी कुटिया बनाई थी, तो मूल उसका क्या था? उसका मूल ये था कि भाई अपनी कुटिया है तो सामान्य जीवन में जिसके लिए कहें ना कि आत्मनिर्भर रहें। आत्मनिर्भर शब्द आज से जुड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन अब और कोई शब्द मुझे सूझा नहीं। तो वहाँ ये कि आंवला भी है, बेलपत्र भी है, पीपल भी है, बरगद भी है, यानी 5 वो ऐसे वट यानी वृक्ष जिनसे आप अगर कहीं और नहीं जाना हो, सिर्फ कुटिया में रहना हो, तो भी आपका जीवन चल सकता है। ये पंचवटी का जो विशेष, पंचवटी उसी वजह से पंचवटी इसको कहते हैं। और इस पुल की जो आप बात कर रहे थे अटल सेतु की, मैं बार बार कहता हूं और फिर दोहरा रहा हूं कि सचमुच मुंबई के लोग जो डिजर्व करते थे वो उनको मिला नहीं। बांद्रा वर्ली सी लिंक बना, लेकिन उसके बाद आप सोचिए जो कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है जो 30 वर्ष पूर्व होना था, वो अब पूरा होता दिख रहा है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने उस काम को बनाया, उद्धव ठाकरे की सरकार ने रोक दिया। मुंबई मीरा भाईंदर जो मेट्रो लिंक था वो भी पीछे चल रहा है, अब जाकर उस पर फिर से रफ्तार पकड़ी है। ये 22 किलोमीटर के लिंक को सिर्फ आप इतना मत समझिए कि आप मुंबई से नवी मुंबई चले जाएंगे। देश का एक सबसे बड़ा जो पोर्ट है, अडानी पोर्ट बना, लेकिन उससे पहले जो सबसे ज्यादा जो मुंबई का जेएनपीटी था, उससे भी ये जुड़ जाएगा। यानी लोगों की रोज की जरूरत के लिहाज से है। और यहां ये भी जानिए कि बड़े लोगों के लिए समस्या नहीं थी, वो तो बढ़िया जेट्टी से अपना अलीबाग और काशिद मुरुड जरिया के बीच पे उनके बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, वहां से वो चले आते थे गेटवे ऑफ इंडिया। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है, अब उसको घूम कर नहीं जाना पड़ेगा। अब इस पुल के जरिए वो आसानी से पहुंच सकेगा, नौकरी कर सकेगा, काम धाम कर सकेगा।